हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। और मैं विश्वामित्र उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम एक नई डगर पर साथ चलने का आरंभ करेंगे, एक नई श्रृंखला के साथ जो कि 3 भागों में विभक्त है और जिसका सीधा संबंध हमारी मूल फिलॉसफी के साथ है। यह उस दर्शन का साहित्यिक या एस्थेटिक रूप है जिसके मूल विचार हमारे मुख्य विचार के साथ एक रूप प्रतीत होते हैं। इस चैनल पर तो हमारा विषय दर्शन है, किंतु साथ में विज्ञान भी है, कला भी है, मनोविज्ञान और अध्यात्म भी है। लेकिन इस चैनल के सभी वीडियो प्रकरणों के लेखक दार्शनिक कर्दम आचार्य की मूल स्पष्ट, सुसंगत और सृजनात्मक सोच को, उनके सारांश कोर्स को समझने के लिए यह श्रृंखला महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी ग्रह पर एक मनुष्य का जीवन एक व्यक्ति के तौर पर कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है, इसके दार्शनिक पक्ष को पूंजीवाद या व्यक्तिवाद के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसे समझने के लिए उसके कला पक्ष को हम इन 3 प्रकरणों के दौरान समझेंगे। द फाउंटेन हेड एक बहुचर्चित नोवेल है जिसे दार्शनिक आयन रैंड ने लिखा है। इस उपन्यास के रसास्वाद के रूप में यहाँ ऑब्जेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म या कैपिटलिज्म के रूप को अभिव्यक्त किया गया है। इसका दार्शनिक पक्ष कर्दम आचार्य के सारांश कोर्स में स्पष्ट किया गया है, जिसके दृष्टांत रूप इस कथा का संक्षिप्त सार यहाँ निरूपित किया जाएगा। कथा और साहित्य के रसिक, सर्जक और कथाकार गुजराती साहित्य के एक अनूठे अनुवादक और लेखक ऐसे कलाकार तथा हमारे मित्र ऐसे किशोर भाई ने इस उपन्यास के रसास्वाद को हमारे लिए लिखा है। किशोर पटेल, जो कि इस उपन्यास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ना सिर्फ इसकी अनेक प्रतियों को खरीदकर मित्रों में उसे बांटा, अपितु इस कथा का गुजराती अनुवाद भी किया है। तो आइए मशहूर लेखिका और फिलोसोफर आयन रैंड लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास फाउंटेन हेड का रसास्वाद और कथासार समझते हैं सर्जक किशोर पटेल के शब्दों में। इस श्रृंखला की स्क्रिप्ट किशोर पटेल ने लिखी है, तो आइए उन्हीं के शब्दों में उनके सबसे प्रिय उपन्यास द फाउंटेन हेड के रसास्वाद आनंद लेते हैं। लिखते हैं किशोर पटेल, द फाउंटेन हेड के बारे में मुझे कब और कैसे पता चला। इस उपन्यास के बारे में मुझे कब और कैसे पता चला, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। यह सन 1991-92 की बात है। बैंक में प्रदीप प्रभु नाम के हमारे एक मित्र थे, जिनसे आज भी दोस्ती का रिश्ता कायम है। हम दोनों दक्षिण मुंबई में हमारी बैंक की अलग अलग शाखाओं में काम करते थे और हर शाम चर्च गेट स्टेशन के सामने कैफे भारत नामक एक होटल पर मिला करते थे। चाय और सिगरेट के साथ हम संसार के हर एक विषय पर चर्चा करते थे। हमारे पास दुनिया की हर समस्या का इलाज था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर और शरद बाबू से लेकर शेक्सपियर, हेमिंगवे, चेखव, ओ हेनरी जैसे दुनिया के महान लेखकों के नाम मेरी जुबान पर हर वक्त खिला करते थे। इसके विपरीत हमारे मित्र प्रभु के मुंह से अक्सर एक ही नाम सुनने को मिलता था, फाउंटेन हेड। फाउंटेन हेड में यह कहा गया है और फाउंटेन हेड में वह कहा गया है। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे पूछा, अरे भाई साहब, क्या आपने अपने जीवन में और कुछ पढ़ा है या सिर्फ यह एक किताब पढ़ी है? उन्होंने कहा, मेरे प्यारे मित्र, इस किताब को एक बार पढ़ लो,
बाकी सारी किताबें भूल जाओगे। मैंने पूछा उस किताब में ऐसा क्या है? उन्होंने कहा इसे खुद पढ़ो, अपने आप पता चल जाए। उस शाम उससे अलग होने के बाद मैं चर्च गेट स्टेशन पर A.H. विलर की किताबों की दुकान पर गया। वहां से मैंने द फाउंटेन हेड की एक पेपर बैक कॉपी खरीदी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं भूल गया हूं कि कितनी बार इस उपन्यास को मैंने पढ़ा है। मैं यह भी भूल गया हूं कि अपने कितने मित्रों को इस पुस्तक की प्रति उपहार के रूप में मैंने दी है। अस्तित्व दर्शन यूट्यूब चैनल के लिए उपन्यास द फाउंटेन हेड के विषय में वार्तालाप। कुछ बातें विश्वविख्यात अंग्रेजी उपन्यास द फाउंटेन हेड के विषय में। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी उपन्यास के बारे में। उपन्यासकार आयन रैंड का असली नाम था एलिसा ज़ीरो रोसेनबाम। उनका जन्म 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ज़िनोव ज़खरविच रोसेनबाम था और उनकी मां का नाम अन्ना बोरिसोवना था। 3 बहनों में एलिसा सबसे बड़ी थी। उनके पिता एक फार्मासिस्ट थे और उनकी एक फार्मेसी की दुकान थी। स्कूल की पढ़ाई में एलिसा का मन नहीं लगता था। उन्होंने 8 साल की उम्र में फिल्म की पटकथा और 9 साल की उम्र में उपन्यास की रचना की थी। 1970 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन और बोल्शेविक शासन के तहत सरकार द्वारा उनके पिता के व्यवसाय को जब्त कर लिया गया। पूरा परिवार क्रीमा पेनिसुला चला गया। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1921 में एलिसा अपने परिवार के साथ फिर से सेंट पीटर्सबर्ग लौट आई। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम अब पेट्रोगार्ड रखा गया था। पेट्रोगार्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान उन्होंने एरिस्टोटल, प्लेटो, नीत्शे, दोस्तोयेव्स्की और ह्यूगो के लेखन को पढ़ा और उनसे प्रभावित हुई। अपनी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने तय किया था कि वह छद्मनाम आयन रैंड के तहत लेखन में अपना करियर बनाएगी। 1925 में उन्हें शिकागो में रिश्तेदारों से मिलने के लिए वीज़ा मिला। वे 19 फरवरी 1926 को न्यूयॉर्क पहुंची। कुछ महीने वह रिश्तेदार के यहाँ रही। एक रिश्तेदार का अपना एक मूवी थिएटर था। वहाँ उन्हें दर्जनों फिल्में फ्री में देखने को मिली। फिर वे हॉलीवुड कैलिफोर्निया जाकर जाने माने फिल्म निर्माता सेसिल बी डिमेलो से मिली। उनकी एक फिल्म किंग ऑफ किंग्स में उन्होंने एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम किया और बाद में एक नौसिखिया पटकथा लेखक के रूप में फिल्मों से जुड़ गई। अपने फिल्मी करियर के दौरान उनकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता फ्रैंक ओकॉनर से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 1929 में उन्होंने शादी कर ली। आयन रैंड का पहला उपन्यास वी द लिविंग 1936 में छपा। यह उपन्यास लगभग आत्मकथात्मक था। उस समय की रूसी राजनीति के प्रभाव इस उपन्यास में परिलक्षित होते हैं। उनका एक नाटक नाइट ऑफ 16 जनवरी ब्रॉडवे पर जारी हुआ था। इस उपन्यास का इतिहास। नायक के करियर के लिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद एक वास्तुकार का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तुकला, स्थापत्य विद्या या इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आम आदमी और कलाकार दोनों के लिए प्रयोग के लिए जगह है। इस व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और एक वास्तुकार के कार्यालय में कुछ समय के लिए बिना वेतन लिए टाइपिंग का काम भी किया। आयन रैंड ने 1935 में द फाउंटेन हेड लिखना शुरू किया। इसे मूल रूप से सेकंड हैंडर शीर्षक दिया गया था। उपन्यास के केंद्र में
हार्वर्ड रोर्क है, जो ऐसे लोगों के साथ संघर्ष करता है जिसे लेखक सेकंड हैंडर यानी कि परजीवी कहते हैं, जो अपने स्वतंत्र मूल्यों के बजाय दूसरों के विश्वासों को पसंद करते हैं। उपन्यास को समय पर नहीं लिखा जा सका, इसलिए प्रकाशक ने अनुबंध रद्द कर दिया। 7 साल के उपरांत उपन्यास लिखे जाने पर कुल 12 प्रकाशकों ने उपन्यास को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। किसी ने सुझाव दिया कि वह बॉब स्मैरेल कंपनी से संपर्क करे। कंपनी के 3 संपादकों में से 2 ने उपन्यास के खिलाफ मतदान किया, इसलिए प्रकाशक ने इनकार कर दिया। लेकिन तीसरे संपादक आर्चिबाल्ड ऑगडेन ने धमकी दी कि यदि आपने यह उपन्यास प्रकाशित नहीं किया तो मैं आपका संपादक नहीं रहूंगा। इस प्रकार कंपनी अंततः उपन्यास प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गई। प्रारंभ में केवल 7,500 प्रतियां ही छपी थी। शुरू में समीक्षाएं अच्छी नहीं मिली, लेकिन जब वर्ड ऑफ माउथ बिक्री शुरू हो गई तो पुनर्मुद्रण के आदेश आने लगे। उपन्यास की अब तक 6.5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और वर्षों से बेस्ट सेलर रहा है। इसका दुनिया की 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उपन्यास को नाटकों, टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में भी रूपांतरित किया गया है। द फाउंटेन हेड फैन क्लब दुनिया भर के कई देशों में स्थापित किया गया है, जिनमें से कई आज भी सक्रिय है। 1943 में इस उपन्यास के प्रकाशन के बाद इसमें निहित दर्शन, जिसे व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और इसे अपार प्रसिद्धि मिली। उनके समर्थक दुनिया भर में पाए गए। यह दर्शन को लेखक के दूसरे उपन्यास एटलस श्रग में अधिक विस्तार से जगह मिली है। इन 2 उपन्यास के बाद उन्होंने अपने बाकी जीवन में एक भी काल्पनिक कहानी या उपन्यास नहीं लिखे। कुछ पत्रिकाएं में वे अपने दर्शन के विषय में लगातार लिखती रही। व्यक्तिवाद अर्थात इंडिविजुअलिज्म और वस्तुवाद अर्थात ऑब्जेक्टिविज्म पर उनका दर्शन उनकी इन किताबों में विस्तृत है। द वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस, कैपिटलिज्म, द अननोन आइडल। व्यक्तिवाद अर्थात इंडिविजुअलिज्म की परिभाषा इस उपन्यास में आयन रैंड ने इस प्रकार दी है: एक ऐसे नायक की अवधारणा जिसका जीवन में एकमात्र उद्देश्य आत्मसुख है, जो परिणामी उपलब्धि की प्राप्ति को एक पवित्र गतिविधि मानता है और जिसके लिए केवल तर्क ही अंतिम सत्य है। अब उपन्यास की सामग्री और प्लॉट। यह उपन्यास एक युवा वास्तुकार के बारे में है जो जिद्दी है, अपनी राय या जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कला के पारंपरिक और सामान्य मानक के खिलाफ उसके संघर्ष के बारे में, उस पर जीत पाने के लिए कृत निश्चयी एक खूबसूरत लड़की के साथ उसके विस्फोटक प्रेम संबंध के बारे में है। वास्तुकार के करियर को बनाने के लिए रॉर्क को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ग्राहक की ज़रूरतों को समझने के बाद वह उस साइट का मुआयना करता है जिस पर भवन का निर्माण करना है। उसके बाद ऐसी डिज़ाइन बनाता है कि उस साइट पर जो भवन बनाया जाए उसे एक तार्किक अर्थ मिले। वह गॉथिक, पुनर्जागरण और क्लासिक जैसे पुराने शैली के घर नहीं बनाता है, वह आधुनिक शैली के घर बनाता है। साधारण लोग स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकते, इसलिए रॉर्क को कम काम मिलता है। क्योंकि रॉर्क की ज़रूरतें कम है, किसी तरह उसका निर्वाह हो जाता है। एक बार बनाई गई तार्किक संरचना को नहीं बदलने के उसके जिद्दी स्वभाव के कारण उसे काफ़ी मुश्किलें सहन करनी पड़ती है। मानव चेतना के स्टोडार्ड मंदिर का निर्माण करते समय वह कल्पना करता है कि मनुष्य भगवान के खिलाफ बौना नहीं है और अपने मस्तिष्क की सोचने की शक्ति के कारण प्रगति कर पाया है। मंदिर की डिजाइन वह ऐसी बनाता है कि मंदिर में
पैर रखने से व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत होता है, लेकिन मंदिर में रखी एक नग्न महिला की मूर्ति के कारण उस पर विश्वासघात का मामला बनता है। उसे भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है। कम आय वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई कॉटलैंड नामक आवास परियोजना में जब अन्यों द्वारा बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, तब वह उस परियोजना को डायनामाइट से उड़ा देता है। उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाता है। नए आविष्कारों को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी उसकी प्रस्तुति के बाद अदालत द्वारा उसे बरी कर दिया गया और समाज में उसका स्वीकार किया जाता है। हॉवर्ड रोअर के अलावा उपन्यास के मुख्य पात्र पीटर किटिंग, रोअर का सहपाठी, यह उस पर काम नहीं करता जो उसे पसंद है, बल्कि इस पर काम करता है कि दूसरे क्या पसंद करते हैं। वह स्वयं तो चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन अपनी मां के कहने पर वह वास्तुकार बन गया। ऑफिस में अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर वह तरक्की करता है। उसी तरह अपने निजी जीवन में भी वह अपनी प्रेमिका को छोड़कर डोमिनिक से शादी करता है, यह सोचकर कि डोमिनिक से शादी करने से व्यवसाय में उन्नति होगी। डोमिनिक फ्रांकोन, रोअर की प्रेमिका। डोमिनिक का मानना है कि जिन मूल्यों पर वह विश्वास करती है वह इस दुनिया में टिके नहीं रह सकते, इसलिए वह दुनिया से मुंह मोड़ना चाहती है ताकि दुनिया उसे नुकसान न पहुंचा सके। अंत में उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ, इन मूल्यों के साथ भी व्यक्ति सफलतापूर्वक जी सकता है। गैल वायड, न्यूयॉर्क की मलिन बस्तियों से उभरा हुआ एक साहसी व्यवसायी। शून्य से निर्माण करके इसने अपने अखबार बैनर का साम्राज्य विकसित किया है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह अखबार अपने पाठकों की कितनी चापलूसी कर पाता है। यही एक लक्षण इसके पतन का मुख्य कारण बन जाता है। लेखक ने अपने नोट में लिखा है कि वायनाड इज द मैन हु कुड हैव बीन, और रोअर के लिए लिखा है कि रोअर इज द मैन हु कैन बी एंड इज। अखबार को बचाने के चक्कर में वायन न केवल अखबार खो देता है, बल्कि रोअर की दोस्ती और डोमिनिक का साथ भी खो देता है। एल्सवर्थ टूही, उपन्यास का खलनायक। वह सामूहिकता का समर्थक, पत्रकार और वक्ता है। वह लोगों पर अधिकार हासिल करना चाहता है, दूसरों के स्वाभिमान को नष्ट करता है। उसने काफ़ी सारे लोगों को अपनी रस और रुचि से विपरीत दिशा में मोड़कर उनके करियर को बर्बाद कर दिया है। उसकी सोच है कि कोई भी आदमी स्वतंत्र रूप से प्रगति नहीं कर सकता, समूह में प्रगति हो सकती है। रोअर के बारे में टूही की पूछताछ। जब टूही को पता चलता है कि स्टैंटन इंस्टीट्यूट में रोअर पीटर किटिंग का सहपाठी था, तो वह उसे रोअर के बारे में पूछता है। रोअर का चरित्र चित्रण पीटर किटिंग के नजरिए से कुछ इस प्रकार है। रोअर शायद ही कभी हंसता है, वह कभी दुखी नहीं होता, वह दोस्त नहीं बनाता है, वह किसी को पसंद नहीं आता है। वह आपको ऐसा महसूस कराता है कि उसे पसंद करके आप कुछ गलत कर रहे हैं। वह बाहर घूमने पीने या मौज मस्ती करने नहीं जाता है। उसे पैसा पसंद नहीं है, कोई उसकी स्तुति करे यह उसे पसंद नहीं है। वह भगवान में विश्वास नहीं करता है। यह बोलता भी बहुत कम है। अगर कोई और विचारों का आदान प्रदान करता है तो वह सुनता है, लेकिन अगर वह ऐसा ना करे तो कम अपमानजनक लगे। उसे शुरू से ही एक वास्तुकार बनना था। वो वास्तुकला के विषय के बारे में पागल है। यह विषय उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसने अपना मानवीय दृष्टिकोण ही खो दिया है। उसके पास जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वह आकाश पाताल को एक बना लेता, लेकिन वह एक वास्तुकार बनकर ही रहता। शेष दूसरे भाग में आगे के वीडियो प्रकरण में यहाँ इतना ही। धन्यवाद।